मैथ्स और जीके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही दोनों सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा टाइम देने की भी इन्हीं को ज़रूरत है। ऐसा हो गया था, मैं बुक बेशक ना पढूं बट हाफ एन आवर 1 आवर न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती थी। मैं ना कभी भी नोट्स नहीं बनाती थी जब क्लास चल रही है। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकते हैं और एक वही तरीका है जिससे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। फर्स्ट वाला जो मेरा अटैम्प्ट था ना, 18th का अटैम्प्ट था जिसमें मैं फाइनल लिस्ट से आउट हुई थी, उसमें मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। और डिप्रेशन में ऐसे चली गई थी, मतलब मैं रात को 3 बजे आँख खुल जा रही है तो तब मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उठ के 3 बजे। ऐसा हो गया कि हाँ, पूरा टाइम पढ़ाई को ही दी जा रही हूँ। टीचर्स भी अब इतना कंटेंट बनाने लग गए हैं कि बच्चा उसी में उलझा हुआ है। टीचर के ब्लॉग भी आ रहे हैं, टीचर्स की रील्स भी आ रही हैं, टीचर कहीं घूमने जा रहा है वो भी पोस्ट कर रहा है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 3-4 बार डिलीट किया है इस चीज़ के चक्कर में। जो बिगिनर बच्चे होते हैं वो इन 4 सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको ध्यान में रखना है? हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसएससी फैक्ट्री पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ प्रिया वर्मा मैम है। एसएससी सीजीएल 2021 से एएसओ के पद पे सिलेक्टेड थे, उसके बाद 2024 से एक्साइज इंस्पेक्टर बने। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे वर्दी, जिस वर्दी को देखकर बहुत सारे लाखों बच्चे मोटिवेट होते हैं और एसएससी की तैयारी में आते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जानेंगे मैम की जर्नी कैसी रही और क्या क्या एक्सपीरियंस इनके एएसओ के पद पर रहते हुए रहे, फिर एक्साइज इंस्पेक्टर पर कैसा अनुभव है इनका, बाकी इनकी स्ट्रेटजी वगैरह सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो इस पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। एक बार आप अपनी मुंह इंट्रो दे दीजिए आपका। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया वर्मा है। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। 2021 सीजीएल से मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ज्वाइन किया था और अभी प्रेजेंटली मैं एज अ सीजीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। ओके मैम, ना अगर मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं और फिर आपका स्कूल और कॉलेज की बात करूं तो कैसा रहा आपका पढ़ाई लिखाई और बचपन कैसा रहा? फैमिली में कौन कौन है, ये सारा कुछ थोड़ा। फैमिली में मेरी एक बड़ी सिस्टर थी। मैं ये जॉब से पहले की चीज़ें बता रही हूँ, मतलब सिलेक्शन से पहले की, क्योंकि अभी शादी के बाद एक और फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी हैं। बट जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम साथ में सिर्फ मेरी सिस्टर, मेरे 2 भाई और मेरी मदर एंड फादर, ये लोग थे। और एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा बेसिकली मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है सोनीपत से ही। और इसके अलावा बाकी ये स्कूलिंग कैसी रही थी आपकी? स्कूलिंग मेरी ठीक थी, मतलब एन एवरेज स्टूडेंट। ओके। बहुत ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं और बहुत ज़्यादा। कितने परसेंटेज थे आपके 10th से 12th? ऑन एन एवरेज मेरा रहता था 70 to 80 के अराउंड ही रहता था मेरा परसेंटेज। फिर कैसे ये गवर्नमेंट जॉब का कैसे हुआ और कैसे पता चला सीजीएल के बारे में? सीजीएल के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ओके। सीजीएल के बारे में मुझे मेरे फादर ने बताया था और उन्हीं की ज़िद थी कि मैं सीजीएल करूं। मुझे नहीं करना था सीजीएल, मैं बनना चाहती थी लेक्चरर या प्रोफेसर। और फादर चाहते थे कि मैं मतलब या तो यूपीएससी करूं या एसएससी करूं। हमारा सबसे पहला बैटल तो यही था फादर का और मेरा। तो फिर उन्हीं की ज़िद चली और मुझे एसएससी ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि यूपीएससी से मैं उस टाइम थोड़ा डर गई थी। मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा एकदम से इतना ज़्यादा कुछ, तो मैंने फिर एसएससी ऑप्ट किया था। तो फिर फादर ने आगे मतलब कि भेज दिया, कोचिंग जाओ करो। ओके, आपके शुरुआती जो तैयारी का जो फेज था उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले मैं उससे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भी मन में सवाल होगा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसी एक प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ के और इस स्टेबिलिटी की दिल्ली में ही रहना आपको, है ना, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादातर वही प्रेफर करते हैं, लेकिन आप यूनिफॉर्म जॉब में आए, है ना, 2024 से, तो क्या ऐसा रहा आपका और क्यों स्विच करना पड़ा आपको? और थोड़ा ईएसओ का और जीएसटी इंस्पेक्टर का, इनका थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस भी बताओ। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे हैं। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो जरूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं
लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। दोनों जॉब्स में डिफरेंस ये है कि एएसओ फील्ड वो हो गया, सॉरी डेस्क जॉब हो गया, और जीएसटी हो गया फील्ड प्लस डेस्क। मेरा जो थोड़ा क्रेज़ था, मुझे हमेशा से ही फील्ड जॉब करने का था। मैं कभी भी एक जगह रह के स्टेबल नहीं हो सकती, मतलब बेसिकली मैं तो मेरा तब मैंने 18 के बाद 19 में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जीएसटी में जाना है। लेकिन एक फिर वो फैमिली वाला फैक्टर आ जाता है कि आपको दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि घर मतलब एक तो होता है फैमिली का प्रेशर, थोड़ा बहुत वो भी था मेरी तरफ कि हाँ फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं दिल्ली से बाहर जाऊं, लेकिन दूसरा मेरा खुद का भी था कि मैं अपने घर से ही आना जाना पसंद करूंगी जहाँ पे भी मैं जॉब करने जाऊं। सोनीपत से कोई दिल्ली इतना दूर नहीं था, तो अप डाउन पॉसिबल था। तो वो मेन रीज़न था कि हाँ मेरे को दिल्ली में ही रहना था। फिर जो 19 वाला जो सीजीएल था, उससे तो मुझे मिल गई थी दिल्ली में, छोटी पोस्ट थी वो एज एन अकाउंटेंट। उसके बाद 21 में मेरा स्कोर ठीक था, बट इतना अच्छा नहीं था कि मुझे दिल्ली जीएसटी मिल जाता। तो वो एक रीज़न था कि मेरे को एएसओ ऑप्ट करके दिल्ली में ही रहना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने एएसओ चूज़ किया था। बट फिर एट लास्ट अपना ड्रीम तो पूरा करना था, जिसकी वजह से फिर मैंने दोबारा 24 वाला सीजीएल दिया था, और उससे फिर मुझे जीएसटी दिल्ली मिल गई। क्योंकि एक चीज़ और थी बीच में, मतलब कई बार ना वैकेंसीज़ भी साथ नहीं देती हैं, सिर्फ अपना हार्डवर्क और लक नहीं होता, वैकेंसीज़ भी साथ नहीं देती है। बीच में कई बार ऐसा हुआ कि 4 वैकेंसीज़ आ रही हैं, 7 वैकेंसी आ रही है दिल्ली में, तो ज़्यादा अच्छी वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही थी। तो फिर फाइनली जाके 23 में भी ठीक थी, बट 23 के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो 24 वाले सीजन में वैकेंसी भी अच्छी थी, मैं भी प्रिपेयर्ड थी, तो फिर उसके थ्रू मैंने आपका ये ड्रीम पूरा कर। हाँ जी ओके, डेफिनेटली। अब वर्कलोड की बात करूं, जैसे ईएसओ में और जीएसटी इंस्पेक्टर में, तो कितना डिफरेंस है? यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है कि वहाँ पे कैसा है? देखो ये चीज़ तो ना, मतलब जोन वाइज डिपेंड करता है। जोन वाइज भी, और ये ना सच ये है कि आपके सीनियर्स पे, आपकी कहाँ पोस्टिंग है उस पर डिपेंड करते हैं ना। तो एएसओ वाली जॉब ऐसी है कि बहुत आप आराम से ज़िंदगी काट सकते हो कि हाँ बस कुछ नहीं, ऑफिस जाओ वापस आओ। और ना ही जीएसटी तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं मतलब मेरे को 6-7 महीने ही हुए हैं यहाँ पे काम करते हुए, बट इतने में ही समझ आ गया कि हाँ आराम से करने वाली तो नहीं है। यहाँ पे वहाँ से ज़्यादा वर्कलोड है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। 4 साल 5 साल आपने सोचा कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, फिर जब आप 4-5 साल जॉब करी, आपने 2-3 साल और फिर तैयारी करी इतना लॉन्ग पीरियड, फिर आप जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बने, पहली बार आपने यूनिफॉर्म पहनी, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म का एक सपना था, 3 स्टार आपके शोल्डर पर देखे, तो कैसा फीलिंग थी वो? पहली पिक्चर आपने ली यूनिफॉर्म में, किसको शेयर करी, मतलब ओवरऑल कैसा लगा आपको? मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरी फैमिली थी मुझे यूनिफॉर्म में देख के। वो लोगों ने मतलब सब लोग इतने खुश हो गए थे मैंने जब यूनिफॉर्म पहनी थी। मेरा भी एक्सपीरियंस मतलब उस टाइम का तो डेफिनेटली सबको यही होता है कि यार यूनिफॉर्म पहनी है, और जिस चीज़ के लिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रही थी फाइनली वो मिल गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस चीज़ को लेके। चलिए, अभी ना मैं थोड़ा स्ट्रेटजी और इस सब पे आता हूँ आपकी तैयारी पे। ओके। तो शुरुआत में ही चलते हैं, जब आपने डिसाइड करा कि एसएससी सीजल की तैयारी करनी है, फिर कैसे शुरू हुई, आपने कहाँ पे जाके कोचिंग लिया और कैसे वो फेज आपके आगे बढ़े? सोनीपत में एक कोचिंग सेंटर है, गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, तो मैंने वहाँ से अपनी कोचिंग शुरू करी। वहाँ पे एक था कि भाई 2 लड़कियाँ अगर एक साथ एडमिशन लेती है तो थोड़ा फीस पे कंसेशन देते थे, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों वहाँ से हमने कोचिंग लेनी शुरू करी। फिर एक पहले नॉर्मल जो बेसिक बैच होता है वो हमने कवर किया। फिर मुझे लगा नहीं यार थोड़ा सा और ब्रश अप करना है, तो फिर मैंने जो स्पेशल बैचेस होते हैं, तो मैंने मैथ स्पेशल का बैच लगाया था वहाँ से, और उसके बाद फिर मैंने एक इंग्लिश स्पेशल, तो इंग्लिश स्पेशल में मेरी इंग्लिश वहीं से कवर हो गई थी। वही एक लास्ट था जहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी। उसके बाद मैंने कहीं से इंग्लिश मतलब थोड़ा बहुत आप देख लेते हो कि हाँ चलो कोई एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करा रहा है तो आपने वो देख लिया, बट ऐसे मैंने बेसिक कभी दोबारा उसको नहीं पढ़ा। बेसिक मैं हमेशा फिर वो नीतू मैम वाली बुक को ही जो सब लोग रेफ़र करते हैं वही रेफ़र करती थी। और वहाँ पे एक टीचर थे मतलब जिन्होंने ना बेस्ट चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझे एक हम मतलब हमारे बैच को एक चीज़ बोली थी कि आप लोग है ना न्यूज़पेपर रीडिंग करो, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कभी भी है ना आपको ऐसे नहीं आएगी कि आप रूल्स पढ़ रहे हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
तो कॉम्प्रिहेंशन कभी भी ऐसे नहीं आता है आपको कि हाँ आप बुक्स पढ़ रहे हो, रूल्स पढ़ रहे हो, उससे नहीं आता है। और आजकल तो क्वेश्चंस भी अलग हो गए हैं, वो थीम ऑफ द पैसेज पूछ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि पर्टिकुलर उठा के ये क्वेश्चन पूछ लिया जो कि पैराग्राफ में मेंशन्ड है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको उसके लिए लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए आप रूल्स से कुछ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की एक हैबिट बनाई थी। तो मैं डेली मतलब ऐसा हो गया था, मैं बुक बेशक ना पढूं बट हाफ एन आवर 1 आवर न्यूज़पेपर में डेली पढ़ती थी। उससे मेरी वोकैब भी क्लियर होती थी, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स ये सब कुछ मेरा अच्छे से कवर हो गया था वहाँ से। अगर मैं आपको बोलूं या फिर आप चाहो कि आज आपको तैयारी करनी होती, तो पिछले जो चीजें आप देखते हो एक बार पेपर पे, तो आपको क्या लगता है कि जो गलतियां आपने करी वो ऐसी कौन सी गलतियां थी जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करनी चाहिए और उन गलतियों से बचना चाहिए? तो क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मतलब यही क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। मेरा वो चीज़ क्लियर नहीं थी, मेरा सबसे बड़ा लॉस यही था। और बाकी देखो, सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बोलूँ तो मेरे को बाहर जाके कोचिंग लेना, अपनी अपनी देखो चॉइस होती है। मेरे को बाहर जाके कोचिंग लेना इतना यूज़फुल नहीं लगता था। बाद में जब देखा कि हाँ ऑनलाइन कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, वो तो कोरोना एक बुरी चीज़ थी लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये था कि हाँ ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गई थी, जिससे आपको बार बार दिल्ली या कहीं पे भी जाके नहीं पढ़ना पड़ता। सेकंड थिंग, आप उसी चीज़ को रिपीट करके कितनी बारी देख सकते हो। तो मैं ऑनलाइन कोचिंग को पर्सनली प्रेफर करती हूँ ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा। बट मेरा एक ये भी था कि हाँ मैंने क्योंकि एक बार ही पढ़ रखा था तो मेरे इतने ज़्यादा डाउट्स नहीं होते थे। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो डाउट सॉल्विंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हर क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्सनली ध्यान टीचर्स ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा दे पाते हैं। तो अभी ना हम इंग्लिश स्ट्रेटजी की बात करते हैं। शुरुआत इंग्लिश से ही करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करने आते हैं तो उनका बैकग्राउंड पढ़ाई का इतना अच्छा नहीं होता है, तो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे कि मेरे चैनल पे कमेंट भी लगातार आते हैं। तो इंग्लिश को कैसे बच्चा तैयार करे? 2026-27 में एग्जाम देंगे, बिल्कुल बेसिक से कैसे करे तैयार? इंग्लिश का देखो, मैं भी बहुत ज़्यादा 30 मार खानी थी इंग्लिश में। मेरी भी बहुत ही ठीक ठीक थी, बस कि हाँ थोड़ा समझ लिया, थोड़ा सा बोल लिया, बस इतनी ही थी। तो इंग्लिश के लिए ना बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं, आपको भी पता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैब हो गया और ग्रामर हो गया। ग्रामर के लिए टू द पॉइंट नीतू मैम की बुक करनी है और उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते रहो। कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे वर्ब हो गया, और आप कई बार कितना ही पढ़ लो पर हाँ भूल जाते हो कि सेकंड थर्ड फॉर्म में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, वो नो डाउट। तो बस वही है कि हाँ उसी बुक को रिवाइज कर लो। उसके अलावा मेरे हिसाब से वो कैब के लिए तो कोचिंग लेना भी, वो सॉरी ग्रामर के लिए कोचिंग लेना भी मैं तो प्रेफर अब नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने तो इतना टाइम लगा लिया है। बट जो बिगिनर है उसके पास तो, क्योंकि हर कोई ये चाहता है जितना जल्दी से जल्दी ड्रीम जॉब लेके फ्री हो जाए, तो उस चीज़ के लिए मैं तो सिर्फ नीतू मैम की बुक को प्रेफर करूँगी। वो सफिशियंट है आपके पास? सफिशिएंट है मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब अच्छा, से वो तो। किताब कर लो आप, प्रीवियस ईयर पे आप हाँ लगाओ। प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप ग्रामर के तो होते जाएंगे। और इसके अलावा आप मतलब जो लास्ट 24 वाला सीजीएल था उसके लिए मैंने, क्योंकि मेरी तो ग्रामर अच्छे से कवर हो चुकी थी अब तक, तो मैंने तो एक ही रानी मैम का इंग्लिश चैनल था, उस पर सिर्फ मैं वो क्वेश्चंस जो डालते हैं ना वो ऑप्शन फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं उनके प्रैक्टिस ग्रुप में। करने के लिए। हाँ तो मैं तो बस उनसे प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि हर टाइम आप मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाते हो, कई बारी नहीं मन होता मॉक टेस्ट देने का, तो बस ऐसे ही फ्री बैठे हो तो वो वहाँ से क्वेश्चंस को कर लिया, बस इतना ही करती थी मैं तो। वो कैब वो मतलब मॉक टेस्ट हो गए, बुक हो गई, और प्लस उसके वो जो ग्रुप के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए। फिर बात करते हैं वोकैब की। वोकैब के लिए मैंने जहाँ से कोचिंग ली थी ना सोनीपत में, वो वहाँ पे ना मतलब हिंट के थ्रू याद कराया जाता था कि हाँ निमोनिक्स। निमोनिक्स, एक निमोनिक दे दिया, आप उसको याद रखो और उससे वर्ड याद रखो। कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है उससे भी याद रखना, बट उसका एक वही सॉल्यूशन है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, उसका जितना हो सके रिवाइज करते रहो निमोनिक्स को। बाकी हर चीज़ निमोनिक से भी याद नहीं करी जा सकती, कुछ चीज़ें आपको वैसे भी याद करनी पड़ेंगी। कई बार आप सेंटेंस को पढ़ते हो तो भी आप रिलेट कर पाते हो, तो वो कैब ऐसे भी पढ़ी जा सकती है कि हाँ सेंटेंस में पढ़ ली। मेरी वो कैब न्यूज़पेपर के थ्रू भी हुई है और निमोनिक्स के थ्रू भी हुई है, बाकी मैंने ब्लैक बुक को भी पढ़ा था।
तो मेरे हिसाब से ब्लैक बुक सफिशिएंट है अगर आप सिर्फ बुक का प्रेफर करोगे। अभी जैसे वोकैब की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ना वोकैब में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ब्लैक बुक है तो कैसे उसको पढ़े, मतलब कोई तो होता है कि वन वर्ड से स्टार्ट करा, पहले वन वर्ड खत्म करा, फिर नेक्स्ट वो दूसरी चीज पे शिफ्ट करता है, इंटो से नो। कोई होता है कि 20 वन वर्ड, 20 से नो, 20 इंटो, ऐसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों से हो ही नहीं पाती वो चीजें, कंफ्यूजन इतना हो जाता है। कैसा क्या बेस्ट तरीका है कि उसको याद रखे रहे लंबे टाइम तक? मैं तो फिर ये बोलूँगी इस चीज़ के लिए कि आप सारी चीज़ें, सारे सेक्शंस पैरेलली लेके चलो, क्योंकि जो वर्ड आपका उसमें आ रहा है ना, मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स में आ रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक ही लिमिटेड रहे। वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, वो आपका ईडियम फ्रेजेस में आ भी आ सकता। कई बार तो वर्ड का ही मतलब नहीं पता होता, तो वो तीनों चीज़ें आप पैरेलल लेके चलो। हो सकता है जो आप OWS में चीज़ सीख रहे हो वो आपकी सिनोनिम एंटोनिम में काम आ जाए, तो दोनों जगह आप रिलेट करके अच्छे से याद भी कर पाओगे कि हाँ वो चीज़ मैंने वहाँ पे पढ़ी थी तो मुझे याद है वो चीज़। और ऐसे ही ईडियम एंड फ्रेजेस में भी वो चीज़ यूज़ हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो तीनों चीज़ें पैरेलल लेके चलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि तीनों ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर तो किसी को नहीं कर सकते। और आप ये सोच के बैठोगे कि हाँ मैं तो पहले ये वाला पूरा निपटाऊंगा उसके बाद आगे जाऊंगा, तो वो तो चीज़ हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वास्ट थिंग, वो ऐसे नहीं होने वाली। आपको सारी चीज़ें पैरेलली लेके चलनी पड़ेगी। OWS का थोड़ा सा फिर भी लिमिटेड सेक्शन होता है, तो पहले तो तीनों चीज़ें साथ में लेके चलो, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम आपके पास बचा है, जितने सेक्शंस बचे हैं उनमें डिवाइड कर लो आप। अभी जैसे मैथ की बात करें, मैथ की स्ट्रेटजी, मैथ में आप कैसे थे स्कूल टाइम पे, और जब आप तैयारी शुरू कर रहे थे तो कैसा लगता था मैथ? क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स के साथ मैथ से बहुत डरते हैं वो, है ना, मैथ को लेके उसकी यार 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 मैथ नहीं, वो बाकी सब कुछ करवा लो। आपका कैसा एक्सपीरियंस था मैथ के साथ और कैसे स्ट्रेटजी बनाई आपने? मैथ्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट था। ओके। मतलब यहाँ आने के बाद मेरे को थोड़ी पॉलिटी भी पसंद आ गई थी, क्योंकि हाँ पॉलिटी में थोड़ा सा मतलब वो कहानी टाइप, वैसे तो हिस्ट्री में होती है बट हिस्ट्री मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है। बट हाँ इससे पहले स्कूल टाइम से ही मेरे को मैथ्स हमेशा से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मेरी तो मैथ्स अच्छी थी। थोड़ा सा हाँ ये था, रिवीजन की सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो स्ट्रैटेजी मैंने मेन तो पहले शुरुआत करी थी सोनीपत से, वहीं से कोचिंग सेंटर से, वहाँ से मेरी मैथ्स ठीक हो गई थी। लेकिन वो मैं शॉर्टकट्स नहीं सीख पाई थी, क्योंकि एक है ना टाइम कंस्ट्रेंट होता है जो आपको पेपर में ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली मैथ सेक्शन के लिए। तो एक फ्रेंड ने गगन प्रताप सर का लिया हुआ था कोर्स, तो मैंने उसका सिर्फ आईडी पासवर्ड ले लिया था और मैंने उसको लॉग इन करके मैंने वहाँ से सारा मैथ्स कवर कर लिया था एक बार ही। तो मेरे को एक तरीके से शॉर्टकट्स यूज़ करने आ गए थे कि हाँ पेपर में अगर शॉर्टकट आएगा तो कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद एक बारी ये हुआ कि हाँ मैंने ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, उसके बाद भी परफॉर्मेंस ठीक हो गई थी। एक बारी वो मैंने किया था, उसके बाद मैंने दोबारा वो कोर्स को नहीं रेफ़र किया, नोट्स से ही मैं थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेती थी। फिर उसके बाद आया कि हाँ भाई एक बारी और देना ही पड़ेगा, नहीं हो रहा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था 19 के टाइम पे मैंने वो किया था। फिर 21 और लास्ट में जब आते आते 24 आ गया, तो मुझे लगा कि हाँ सिलेबस काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो एक बारी मुझे लगा कि मेरे को कोर्स दोबारा कर लेना चाहिए। तो इन बिटवीन मैंने ना फिर उसके बाद यूट्यूब पे आभास सर को फॉलो करना शुरू किया था, क्योंकि वो कई बार नए क्वेश्चंस आते हैं तो आप नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देते हो। तो बस वही मैंने क्वेश्चन डाल दिया था, तो यूट्यूब पे आभास सर का सॉल्यूशन आ गया था, तो मैंने वहाँ से फिर आभास सर को फॉलो करना शुरू कर दिया था नए क्वेश्चंस के लिए। फिर जब आप एक टीचर को फॉलो करना शुरू कर देते हो, उसका पैटर्न ऑफ सॉल्यूशन आपको समझ आने लग जाता है कि हाँ ये ऐसे चीज़ें करा रहे हैं। सम हाउ रिलेटेड भी था जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हुए थे गगन सर के बैच में। तो इस वजह से फिर मैंने उसी को ही कंटिन्यू रखा और उसी बेसिस पे मैंने जो है सुपर 100 का कोर्स ले लिया था 24 वाले CGL के लिए। पैसे और खर्च कर दिए थोड़े? पैसे खर्च कर दिए। और क्योंकि 2 नए टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स भी इंक्लूड हो गए थे, तो वो कंपलसरी सा भी हो गया था मेरे लिए लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब मेंस में, क्योंकि मेंस ही एक स्कोरिंग चीज़ थी और मेंस में 2 नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो आपको मतलब ये है कि उनमें नंबर लाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, तो वो दोनों क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स वाले दोनों टॉपिक्स। तो इसीलिए फिर मैंने आभास सर का लास्ट में फाइनली कोर्स लिया था 24 वाले CGL के लिए, और उसी को मैं फॉलो करती हुई आ रही थी। अब एक चीज़ ये और थी कि हाँ मैं ना कभी भी नोट्स नहीं बनाती थी जब क्लास चल रही है। मैंने जो शीट में सर ने सॉल्यूशन लिख लिया वही मैं देख लेती थी।
मैं उसी को ही रिवाइज करती रहती थी। कुछ लोग होते हैं जो नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं, मैं नहीं करती थी मैथ्स के लिए नोट्स बनाना। फिर कैसे रिवाइज कैसे कर वीडियो देखना? रिवाइज में नहीं, मैं वीडियो नहीं देखती थी दोबारा रिवीजन के लिए, क्योंकि वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाती थी, तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके मैं उसी को पढ़ती थी। वो पढ़ती थी, वो मेरे को, मेरा मतलब क्योंकि इतना स्ट्रांग था और क्योंकि मैंने पढ़ भी लिया था एक दो बारी, तो मैं सिर्फ क्या करती थी, एक बारी रिवीजन कर ली, उसके बाद मैं अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मॉक टेस्ट में लगाती थी मैथ्स के लिए। और एक मैंने एक चीज़ और करी हुई थी कि हाँ, मैंने एक छोटी सी नोटबुक बना रखी थी। उसमें जो चीज़ मुझे लगती थी ना कि हाँ, नोट्स को मेरे को बार बार रेफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, या कोई ऐसा शॉर्टकट है जो मैं भूल जाऊंगी, तो वो शॉर्टकट्स और एक आधा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता था वो सिर्फ मैंने उसमें नोट डाउन किया हुआ था। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैं उसी को ही रिवाइज़ करके जाती थी, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो सारे नोट्स को रिवाइज़ करना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो नोटबुक मैं रेफ़र करती थी उस टाइम पे फिर। जैसे स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्या चीज़ें करी? क्योंकि स्पीड का जैसे अभी आपने बोला भी, क्योंकि इस मेन कंसेंट वही है, क्योंकि कौन कितना फास्ट कर ले रहा है। कोई 60 मिनट में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 100 क्वेश्चन लगाने, तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, है ना? तो कैसे स्पीड आई आपकी मैथ में? मैथ्स में स्पीड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैंने हमेशा प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकते हैं, और एक वही तरीका है जिससे आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो शॉर्टकट्स आप याद रखने की कोशिश करो। वो जो नोटबुक थी वो मेरी काफ़ी हेल्प करती थी शॉर्टकट्स को रिवाइज़ करने में, बार बार उसको मैं रिवाइज़ कर, मतलब महीने में एक बार आप रिवाइज़ कर लो, उससे 15 दिन में एक बार रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। जैसे एक संडे बैठ के आज मैथ को ही डेडिकेट कर दिया, तो वो मैथ्स उस दिन सारा का सारा कर लिया, तो उस चीज़ की वजह से मतलब मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। अभी ना जीके जीएस की स्टडीज पे आने से पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन बहुत आता है बच्चों को, है ना? काफ़ी सारे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका एक अटेम्प्ट में हुआ नहीं, दो में नहीं हुआ, तो उनको समझ में नहीं आता ही भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबके तो सिलेक्शन नहीं होंगे, वैकेंसी भी कम है ना? तो आपके इस तैयारी के दौरान कभी आप भी डिमोटिवेट हुए, या फिर मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? कहाँ से इंस्पिरेशन आती थी कि नहीं भाई मुझे तो करना ही है, मुझे तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना ही है? कैसे? मेरा जो मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स था वो मेरी वर्दी ही थी। वैसे हाँ, हो गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था दिल्ली 4600, सब कुछ मुझे मिल गया था, सेटिस्फेक्शन था मेरे पास उस टाइम भी थोड़ा बहुत। बट हाँ, मेरे को ये था कि अल्टीमेटली मेरा जो गोल था ना वो अचीव नहीं हुआ। एक इंटरनल जो ये होता है ना कि हाँ, ये चीज़ चाहिए थी यार, ये क्यों नहीं मिली मुझे, तो उस चीज़ की वजह से मेरे लिए तो वो था। क्या होता है कभी बहुत सारे बच्चे ना अकेला फील भी करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में भी किसी को पता नहीं होता है कि एक तैयारी कैसी है, एसएससी क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं, उनके माता पिता को नहीं पता कि एसएससी क्या है, तो उनसे भी कोई बात नहीं कर सकते, वो है ना, अकेले रह के तैयारी कर रहे होते हैं, फ्रेंड भी नहीं है उनके, तो अकेलापन भी होता है इस तैयारी में, तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा मोमेंट कभी आया आपको कि आपको भी बहुत ज़्यादा रोना आया हो तैयारी के दौरान कि मैं इतना 8 घंटे पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक हो जाता है एक एस्पेक्ट के साथ, तब किससे आप बात करते थे, क्या ऐसा होता था, आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते थे? ये वाली चीज़ मेरी लाइफ में बहुत कम थी कि डिप्रेशन आना। सिर्फ एक फर्स्ट वाला जो मेरा अटेम्प्ट था ना, 18th का अटेम्प्ट था जिसमें मैं फाइनल लिस्ट से आउट हुई थी, उसमें मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी। और डिप्रेशन में ऐसे चली गई थी बहुत, मतलब मैं रात को 3 बजे आँख खुल जा रही है तो तब मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ उठ के 3 बजे। ऐसा हो गया कि हाँ, पूरा टाइम पढ़ाई को ही दी जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम है ना, मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी। बट हाँ, पर वो नहीं हुआ। वो मेरा, उसका रीज़न भी ये था कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी, और उसके अलावा मतलब ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने इतना सीरियसली लिया भी नहीं। एक वो भी दिक्कत हो गई थी कहीं ना कहीं, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगाया आपने। अल्टीमेट रामबाण जो है वो मॉक टेस्ट ही है, तो वो उस टाइम मैंने वो चीज़ स्किप कर दी थी। अभी चलिए जीके जीएस की स्ट्रेटजी रह रही है तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे शुरुआत में तो आप इतना ध्यान नहीं देते होगे क्योंकि बहुत सारे मैंने सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी सुना है कि बिना जीके जीएस पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाता था पहले, है ना, थोड़ा बहुत हो जाता था, तो अभी तो जीके जीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो 24 में फिर आपने अपनी तैयारी अलग तरीके से करी होगी क्योंकि जीके जीएस आ रहा है उसमें। डेफिनेटली। तो क्या आपकी जीके जीएस की स्ट्रेटजी रही? जीके जीएस के लिए वही जो आपने बात बोली वो सच्चाई है, बिल्कुल 100% ट्रू है। मैंने जीके जीएस के लिए, फिर इसके लिए क्योंकि सीरियस होने की ज़रूरत थी, तो मैंने परमार सर का, सभी आई थिंक उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, परमार सर को ही फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको, उनका बैच किया था। उसके अलावा बाकी वो यूट्यूब पे कराते थे, निफ्टो क्लासेस करके कराते थे,
और उसके अलावा वो PYQ क्लासेस होती थी उनकी। उनका पेड बैच लिया था? हाँ, मैंने पेड बैच लिया था उनका 24 के लिए। तो मैंने निट्टो की 1-2 क्लास देखी थी, मतलब वो भी यूज़फुल थी, बट क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट था तो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब से नहीं, मैंने उनके बैच से जितना पढ़ाई हो सकी उससे मैंने एक बारी अपना सारा का सारा बेसिक वैसे पहले कवर भी हो रखा था, बट एक बारी मेरा था कि हाँ दोबारा से कवर करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, तो चीज़ें एक बारी रिफर दोबारा से करो कि रिवाइज़ करो अच्छे से। तो मैंने फिर वहाँ से सारा का सारा किया था, और बाकी उसके अलावा वही मॉक टेस्ट वगैरह PYQs यही किया है जीके के लिए। जीके में ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग जो चीज़ें मुझे दिख रही है कि हाँ ये तो मुझे आता भी है, मैथ्स, रीजनिंग और जो इंग्लिश हो गई आती भी हैं और उनमें प्रैक्टिस करूँगी, और एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, एसएससी का पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये पता चल जाए। मैथ्स में आप पैटर्न को एनालाइज कर सकते हो PYQ देख के, जीके में आप कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर्स है, 3 साल पुराना करंट अफेयर पूछ ले, आप कहाँ तक पढ़ोगे उस चीज़ को। तो मैंने जो बेसिक जीके थी, स्टैटिक जीके हो गई और ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब्जेक्ट्स हो गए, इन सब को ही कवर किया था और उन्हीं के ही रिवीजन और क्वेश्चंस यही सब मैं उसके लिए, तो उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था जीके के लिए। एक सवाल और आता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि जो बिगिनर बच्चे होते हैं वो 4 सब्जेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि भाई कैसे डेली का रूटीन बनाए कि 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है, 2 घंटे जीके, फिर 2 घंटे मैथ, तो सिलेबस भी बड़ा ही है इसका। तो या फिर ऐसा करें कि एक बार मैथ स्टार्ट कर दें फिर इंग्लिश बाद में शुरू करें, कैसे पूरा रूटीन कैसे बनाए आपके हिसाब से? बिल्कुल ही बिगिनर है ना, तो एक बारी तो शुरू में मतलब चारों चीज़ों को पैरेलल लेके चलो, आप एक भी सब्जेक्ट को पीछे मत छोड़ो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे हिसाब से मुश्किल से 1.5 से 2 महीने लेगा आपका और वो पूरा हो जाएगा। और वो एक बारी आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लेते हो, एक बारी उसको प्रॉपर समझ लेते हो कि क्या तरीके से क्या चीज़ करी जाती है, तो दोबारा मेरे हिसाब से रीजनिंग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ आपको रिवीजन करनी पड़ेगी नोट्स को, और वो भी आप मेरे हिसाब से महीने में एक बारी कर लो, इनफ है मेरे हिसाब से तो। और उसके अलावा बाकी आप मॉक टेस्ट लगाओ, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा दो। मेरे टाइम पे ना मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया था सेक्शनल पे, जब मैं शुरू में तैयारी कर रही थी 24 वाले में तो मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रही थी, लेकिन जब आप क्योंकि लोग हमसे सीख रहे हैं तो उनके पास एक पता चल रहा है कि हाँ शुरू से ही आप मॉक टेस्ट लगा लो। हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे को नहीं थी उस टाइम पे इतनी नॉलेज कि मैं स्टार्टिंग से ही सेक्शनल मॉक टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर दूँ। तो जैसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट पूरा हो रहा है उसके आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। सेम थिंग गोज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश भी आप एक बारी ग्रामर पढ़ लो, न्यूज़पेपर रीडिंग तो देखो डेली आधा घंटा निकालना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बात नहीं है, आप डेली आधा घंटा निकाल सकते हो। तो इंग्लिश के लिए भी आपने एक बारी सिलेबस रिवाइज किया, बाकी हाँ आप टाइम फिक्स कर लो कि आपको 1.5 घंटा 2 घंटा डेली वोकैब को ही देना है। जब एक बारी आपका ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, न्यूज़पेपर आप साइड बाय साइड कर ही रहे हो तो उससे आरसी वगैरह आपके हो रहे हैं, तो डेली आप 2 घंटा वोकैब को दे सकते हो और उसके अलावा फिर साथ में एक पैरेलल वो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लो। तो इंग्लिश का हो गया और रीजनिंग का हो गया। अब मैथ्स और जीके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही दोनों सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा टाइम देने की भी इन्हीं को ज़रूरत है। तो इन दोनों को आप पैरेलली टाइम दे सकते हो। देखो मैंने तो जॉब के साथ भी मैनेज किया है, हालांकि मैं मानती हूँ कि मुझे उससे पहले मैंने सिलेबस कवर कर लिया था, बट हाँ जॉब के साथ भी मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है। तो मैं तो मैथ्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती थी और जीके को भी इतनी ही देती थी। शुरू शुरू में आप लोग वीडियोस से कर रहे हो या जैसे भी आप कर रहे हो, हाँ टाइम लगेगा, 5 से 6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे एक बारी सिलेबस को कवर करने के लिए। बट हाँ जब एक बारी आपका सिलेबस हो जाता है उसके बाद आप अपना मॉक टेस्ट को फॉलो करते रहो और नोट्स को रिवाइज करो। कोशिश करो कि हाँ वीडियो वाला जो वीडियो देख के करने वाला काम होता है वो सिर्फ एक ही बारी किया जाए, उसके बाद जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान दो और मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। मैंने यही गलती करी थी जिसकी वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया करने में कि हाँ वो वीडियो वाला पार्ट मुझे 2-3 बारी करना पड़ा क्योंकि हर अटेम्प्ट में रह जाता था मेरा, दिल्ली जीएसटी रह जाता था बेसिकली। अभी ना डिस्ट्रैक्शन की थोड़ी बात करें, अभी डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है। जैसे आप शुरुआत में तैयारी कर रहे थे तब कम था क्योंकि ऑनलाइन इतनी चीज़ें थी नहीं। अभी अगर ऑन फोन में पढ़ भी रहे हैं उसी फोन में और सारी चीज़ें भी आ रही हैं। यूट्यूब पे अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम भी है, बहुत दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं। और टीचर्स भी अब इतना कंटेंट बनाने लग गए हैं कि बच्चा उसी में उलझा हुआ है। टीचर के ब्लॉग भी आ रहे हैं, टीचर्स की रील्स भी आ रही हैं, टीचर कहीं घूमने जा रहा है वो भी पोस्ट कर रहा है।
तो अब उसका फेवरेट टीचर है तो उसको भी वो लाइक और शेयर कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है बच्चा। आपको क्या लगता है कि क्या कैसे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शंस का मैं तो ये करती थी, मैं इंस्टाग्राम व्हाट्सअप मैंने कभी चलाया ही नहीं था जॉब से पहले। व्हाट्सअप मैं नहीं यूज़ करती थी। टेलीग्राम एक रखती थी मैं, क्योंकि वो भी उसमें मैं सिर्फ चैनल्स को फॉलो करती थी। बहुत ही कम हो गया। एक ये होता है कि जो ये ऐसे टाइप के मैसेंजर्स ऐप होते हैं जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इनसे आपके पास जिनका मतलब कांटेक्ट नंबर है सिर्फ आप उनसे ही बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो गया, रील्स देखना, फेसबुक हो गया, उन पे आप ये है कि हाँ एक बारी लग गए तो पता नहीं कितना टाइम आपने लगा दिया। तो वो दोनों तो सोर्सेज मैं अपनी लाइफ से हटा ही देती थी जब मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कम से कम 3-4 बार डिलीट किया है इस चीज़ के चक्कर में, क्योंकि मेरे को ये रहता था कि नहीं तैयारी करनी है। तो कई बार ये होता है डीएक्टिवेट करने के बाद दोबारा मन हो जाता है चलाने का, तो फिर मैं तो डिलीट ही हट कर देती थी। कुछ लोग हैं जो मैनेज कर लेते हैं, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो नो डाउट करो यूज़। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार ये एक डिस्ट्रैक्शन है, मैं पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ लेकिन हाँ मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आ गई है। नोटिफिकेशन तो इनफैक्ट मैं आज तक भी ऑन नहीं रखती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आज भी ऑन नहीं है, क्योंकि मेरे को वो चीज़ बीच में डिस्टर्ब करने वाली नहीं चाहिए होती है। कोई भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे कुछ भी, अभी ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, तो मैं नहीं सहन कर सकती कि बीच में एक नोटिफिकेशन आ रही है और मैं जाके स्क्रॉल करे ही जा रही हूँ फिर। तो मैं वो चीज़ कभी ऑन रखती ही नहीं थी। अभी ना एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, क्योंकि उसमें भी टाइम मैनेज करना है आपको, कौन सा सब्जेक्ट पहले आपको देना है। तो आपने बहुत सारे मॉक्स भी लगाए हैं, तो उससे भी आपने सीखा होगा कि कैसे 60 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो कौन सा सब्जेक्ट आप पहले चूज़ करते थे, क्या कैसे करना चाहिए बच्चे को? कि मेरा अटेम्प्ट करने का तरीका ये रहता था, पहले मैं ऐसे ही जाती थी। रीजनिंग हो गया, मैं कोशिश करती थी 1 घंटे में शुरू के 15 to 17 मिनट्स में मैं रीजनिंग ख़त्म कर दूँ। जितना हो गया उतना कर दूँ। एक आधा क्वेश्चन अगर अटक गया तो ये नहीं है कि जिद लगा के, कुछ लोग हैं 20-22 मिनट रीजनिंग में ही लगा देते हैं, ये बिना टाइम को देखे हुए। मेरा एक रहता था गोल, घर पे भी मेरा यही गोल रहता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में जाके ये चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि जब आप घर पे ये चीज़ करना शुरू कर देते हो ना, तभी वो एग्जाम में जाके चीज़ हो पाती है। तो मैं घर पे भी कोशिश करती थी कि 15 से 17 मिनट में ख़त्म रीजनिंग। उसके बाद फिर मेरी मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स जाते थे जीके पे। उस टाइम पे तो जीके में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था कि हाँ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ठीक है या ये वाला है। तो मैंने कोशिश करी है कि हाँ जितना जल्दी से जल्दी एट लास्ट 8 मिनट अपना जो है जीके वाइंड अप कर दिया। फिर मेरा मैथ्स वाला जो सेक्शन होता था ना, वो मेरा लेता था 20-22-25 मिनट भी ले लेता था कई बारी। और लास्ट का जो टाइम बचता था उसमें मैं जितना जल्दी हो सके इंग्लिश को वाइंड अप करके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप वन गो में ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दोगे। तो मैं जितना जल्दी हो सकता था उसको ख़त्म करके उसके बाद रिमेनिंग टाइम में मैं अपने जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, स्पेशली पहले रीजनिंग से, मतलब मैंने ये स्ट्रैटेजी शुरू में फॉलो नहीं करती थी, बाद में मैंने ध्यान देना शुरू किया इस चीज़ पे, और वो चीज़ मेरी हेल्प भी करी उस चीज़ ने, कि कभी भी ना क्वेश्चन के साथ अड़ना नहीं है कि नहीं मैं तो पहले सॉल्व करूंगी फिर आगे जाऊंगी। ईगो में नहीं आना है। हाँ, ईगो में नहीं आना है। जो वन गो में सारे क्वेश्चंस हो गए वो सारे मैंने सॉल्व कर लिए। उसके बाद जब एक बार आप ये हो जाता ना कि हाँ पूरा पेपर आपने गो थ्रू कर लिया, मेरे साथ ही होता था, मैं रिलैक्स हो जाती थी उसके बाद। तो उसके बाद फिर दिमाग भी थोड़ा फास्ट चलने लग जाता है कि हाँ आपने एक बार ही गो थ्रू हो गए हो आप सारे पेपर से, आपको पता भी है कि हाँ आपने उस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था। तब तक हो सकता है कुछ दिमाग में भी नया स्ट्राइक कर जाए कि हाँ यार ये इस तरीके से भी हो सकता है, रीजनिंग में हो सकता है या मैथ्स में हो सकता है। तो मैं तो पहले वन गो में सारा पेपर किया, उसके बाद आगे करती थी। और टाइम मेरा यही रहता था कि हाँ 15 मिनट, 5 से 7 मिनट, 20 से 25 मिनट, और लास्ट के 10 से 12 मिनट इंग्लिश में। चलिए, तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को जो आपको देख रहे हैं, आपकी वर्दी को देखकर मोटिवेशन ले रहे हैं, जैसा कि आपको जुनून था कि वर्दी चाहिए भाई? लास्ट में क्या मैसेज होंगे, क्या आपको, चाहे मोटिवेशन के परस्पेक्टिव से बात करूं या फिर कुछ मैं पूछना भूल गया हूं जो आप बताना चाह रहे हो, क्या बोलोगे ओवरऑल लास्ट में? लास्ट में मैं तो एक मतलब कंक्लूजन ऑफ माय इंटरव्यू यही बोलूँगी कि आप लोग जो है सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या जॉब चाहिए, उसके लिए कितना स्कोर, क्या रैंक लानी पड़ेगी, क्या इतने स्कोर में या इतनी रैंक में वो चीज़ लानी पॉसिबल है, वैकेंसीज़ वगैरह, क्योंकि अब तो पहले ही पता ही चल जाता है ऑलमोस्ट कि हाँ इतनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और अगर एएसओ वगैरह किसी को ऑप्ट करना है तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट हर साल सिमिलर ही रहती है वैकेंसीज़ भी, और रैंक का भी एक्सपेक्टेशन कि हाँ इतनी ही जाएगी उसके लिए। तो लेकिन अगर हाँ कुछ पर्टिकुलर गोल्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं एमईए ऑप्ट करते हैं,
तो उसके लिए पता है भाई आपको टॉप रैंकर्स में ही रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें पहले एक बार क्लियर करके उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बहुत लोग हैं कि हाँ उनको मज़े आते हैं रील्स वील्स देखने में, कंट्रोवर्सी चल रही है टीचर्स की, वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को देख के। तो पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को रखनी चाहिए। ये आपके भी हाथ में होता है कि हाँ आप कितना अवॉइड करना चाह रहे हो और कितना नहीं करना चाह रहे हो चीज़ों को। तो वो चीज़ मतलब अपने आप भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं है मेरे काम की अभी फ़िलहाल। आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है ये चीज़ें देखने के लिए, कंट्रोवर्सी देखने के लिए। और इनफैक्ट जब एक बारी जॉब में चले जाओगे ना यार, तो ये चीज़ें मैटर भी नहीं करेगी। आपके पास ना तो टाइम होगा और आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना बाकी चीज़ों में कि ये चीज़ें मैटर भी नहीं करेंगी फिर कि क्या कंट्रोवर्सी थी, कौन सा टीचर कहाँ घूम रहा है। क्योंकि आपकी खुद की लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आप डिसाइड करते रहोगे आज कहाँ घूमने जाना है, आज कहाँ घूमने जाना है, या और बाकी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत उलझ जाते हैं फिर उन चीज़ों के बाद। चलिए प्रिया जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। प्रिया जी ने जिस तरीके से बेबाक तरीके से अपनी पूरी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, बहुत कुछ आपको बताया कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी के बाद मोटिवेशन आपको दिया, है ना। और यूनिफॉर्म देखकर तो आपके अंदर जोश और जज्बा आ ही जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि लगातार अपनी तैयारी करते रहें, डिस्ट्रैक्टेड कम रहें, और 1 साल 2 साल में सिलेक्शन हो जाते हैं अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।